जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप ये फार्मूला जान लेंगे तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक्स जैसे कि आर एस खुरमी की बुक है, गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है, आईएएस मास्टर की बुक है, गेट की बुक है या आरपी रठेलिया की बुक है, कोई भी अगर आप इतने फार्मूला जानते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फार्मूला में हम लोग 3 सीरीज आपको लेके आया हूँ, 1 to 30, 31 to 60 एंड 61 to 90 फार्मूला हम डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पूरा सॉम का मटेरियल कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारा क्या होता है? लोड बाय एरिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं P बाय ए बोल सकते हैं। दूसरा हमारा होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को हम लोग डेल्टा एल लिखते हैं, ओरिजिनल लेंथ को हम लोग एल लिखते हैं। तीसरा हमारा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही हम लोग यंग मॉडुलस बोलते हैं। ये हमारा होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस हम लोग लिखते हैं लोड बाय एरिया, स्ट्रेन हम लोग लिखते हैं डेल्टा एल बाय एल लिखते हैं। चौथा हमारा बल्क मॉडुलस है। बल्क मॉडुलस को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस को हम लोग P बाय ए लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम लिखेंगे। पांचवा हमारा पॉइजन रेशियो है। पॉइजन रेशियो को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन डायमीटर विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, एंड लीनियर स्ट्रेन को लिख सकते हैं हम लोग चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इससे आपको न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल आप इससे सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारा होता है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो हमारा डिफरेंट मटेरियल के लिए हमारी डिफरेंट वैल्यू होती है। जैसे कि कॉर्क मटेरियल होती है उसकी पॉइजन रेशियो 0 होती है। स्टील की वैल्यू हमारी 0.286 होती है। कंक्रीट की वैल्यू 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में होता है। एल्यूमिनियम का हमारा 0.334 होता है। कास्ट आयरन का 0.21 से लेकर 0.6 होता है। प्लास्टिक की 0.5 होती है और इलास्टिक की 0.25 से लेकर 0.42 होती है। अब आपको पता होना चाहिए पॉइजन रेशियो हमारा डक्टाइल मटेरियल का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रिटल मटेरियल। तो ये हमारा पॉइजन रेशियो की वैल्यू है। कभी कभी आपको मटेरियल दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, तो ये वैल्यू आपको बाई हार्ट कर लेना है और अच्छी ढंग से याद कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, रिलेशन बिटवीन ई जी के म्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ई जी के म्यू क्या है? हमारा इलास्टिक कांस्टेंट है। ई मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस बोलते हैं। जी हमारा होता है शियर मॉडुलस, एंड के होता है हमारा बल्क मॉडुलस और म्यू होता है हमारा पॉइजन रेशियो। तो पहला रिलेशन है ई एंड के का। ई हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और के हमारा बल्क मॉडुलस। तो ई और के का रिलेशन क्या होगा? 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू, और म्यू को हम लोग इन टर्म्स ऑफ 1 बाय एम भी लिख सकते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 बाय एम। तो क्वेश्चन आपको देखना है पहले गिवन में क्या दिया गया है। ई दिया हुआ है और के का दिया हुआ है, तो हमारा रिलेशन हो जाएगा 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। इसको हम लोग याद रख सकते हैं 312, मतलब ई इक्वल टू 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। दूसरा हमारा रिलेशन बिटवीन ई एंड जी। ई हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और सी हमारा शियर मॉडुलस है। तो ई और जी का रिलेशन क्या होगा? ई इक्वल टू 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? 211, और म्यू की जगह में हम लोग 1 बाय एम भी लिख सकते हैं, तो 2g ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाय एम भी लिख सकते हैं। तीसरा रिलेशन हमारा है रिलेशन बिटवीन ई जी के। अगर तीनों का रिलेशन दिया रहेगा तो ई इक्वल टू 9kg बाय 3k प्लस जी। तो इसको कैसे याद रखना है? 9kg बाय 3kg। फिर चौथा है रिलेशन बिटवीन म्यू ई जी के। इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो का रिलेशन दिया रहेगा और के और जी की वैल्यू दी रहेगी। तो म्यू इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3k माइनस 2g डिवाइडेड बाय 6k प्लस 2g। अब इसको हम लोग कैसे याद रखना है? 3262, मतलब 3k माइनस 2g डिवाइडेड बाय 6k प्लस 2g। अब आठवां है हमारा मटेरियल एंड नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। तो पहला मटेरियल है हमारा होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अगर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल है तो उसकी इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 2 होती है। ऑर्थोट्रॉपिक मतलब वुड दिया रहेगा तो उसकी इलास्टिक कांस्टेंट 9 होगी। एनिस्ट्रॉपिक दिया रहेगा तो उसकी इलास्टिक कांस्टेंट 21 होगी। तो ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 9 पूछा जाएगा कौन सा आइडियल ब्रिटल मटेरियल। आइडियल ब्रिटल मटेरियल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आइडियल कौन है? तो आइडियल हमको हमेशा याद रखना है ऑर्डिनरी ग्रास इज ए आइडियल ब्रिटल मटेरियल। जैसे कि कास्ट आयरन भी ब्रिटल मटेरियल है, कंक्रीट भी ब्रिटल मटेरियल है, सिरामिक भी ब्रिटल मटेरियल है, लेकिन आइडियल हमारा ऑर्डिनरी ग्लास है। अब हमारा क्वेश्चन 10 हमारा डेफिनेशन है। तो सबसे पहले टेनासिटी। टेनासिटी क्या होता है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर
व्हेन दी एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड। अगर एक टेंसाइल वर्ड आ जा रहा है तो आपको टेनासिटी मार देना है। दूसरा होता है टफनेस। टफनेस मतलब क्या कि एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी अप टू फेल्योर। अगर हमारा मैकेनिकल एनर्जी जैसा वर्ड आएगा तो हमको टिक मारना है टफनेस। फिर तीसरा क्या है इंड्योरेंस लिमिट, मतलब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस लगेगा तो उसके कारण भी हमारा फैटिक फेल्योर नहीं होगा। मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे मैं बोल दिया कि एक हमारा बोर्ड है, बोर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि ये 20 किलोन्यूटन तक लोड सह सकता है, तो 20 किलोन्यूटन तक लोड सह सकता है तो उसको हम लोग किसी भी तरह से मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं, उसे हम लोग बोलेंगे इंड्योरेंस लिमिट। अगर रिवर्सल ऑफ साइकिल आता है, नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल आता है तो आपको इंड्योरेंस लिमिट मार देना है। फिर नेक्स्ट है हमारा आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब आपको पता ही है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, उसे हम लोग आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। फिर दूसरा है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या, सिमिलर प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वॉल्यूम, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस। फिर नेक्स्ट है हमारा विस्को इलास्टिक। विस्को इलास्टिक मतलब क्या, जो ऐसी मटेरियल जो विस्कोसिटी, विस्कस प्रॉपर्टी भी रजिस्ट कर सकती है और इलास्टिक प्रॉपर्टी भी रजिस्ट कर सकती है। तो ये हमारा क्या है, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रिटल मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल। तो सबसे पहले हमको समझना है ब्रिटल मटेरियल मतलब क्या, जो आपको विदाउट वार्निंग दिए टूट जाता है। तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं उसकी कोई प्लास्टिक जोन नहीं होती है और उसकी इलास्टिक स्ट्रेन हमारी 5% से कम होगी। अगर वो टूटेगा तो वेरी लेस रिडक्शन इन एरिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज। फिर हम लोग बोल सकते हैं रबर, फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्लास। डक्टाइल, डक्टाइल मतलब क्या कि टूटने से पहले वार्निंग देगा, मतलब उसकी इलास्टिक स्ट्रेन ग्रेटर देन 5% होगी, लार्ज रिडक्शन एरिया होगा, एग्जांपल माइल्ड स्टील एंड कॉपर। तो क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जाता है कि इलास्टिक स्ट्रेन 5% से ज़्यादा किसकी होगी, तो आपको बताना है डक्टाइल मटेरियल होगा। फिर किसमें लार्ज रिडक्शन इन एरिया होता है, तो डक्टाइल मटेरियल में होता है। फिर हमारा 11 हमारा पूछा जा रहा है कि कौन सा ज़्यादा इलास्टिक होता है, तो आपको हमेशा याद रखेगा माइल्ड स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। फिर हमारा 12 हमारा क्या बता रहा है, टाइप्स ऑफ टेंशन फेल्योर इन मेटल। अब हम लोग हमारा डक्टाइल मेटल और ब्रिटल मेटल के बारे में, टेंसाइन फेल्योर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डक्टाइल मेटल जो होता है उसे हम लोग शियर फेल्योर भी बोलते हैं, और जो डक्टाइल मटेरियल फेल होगा वो हमारी फेल्योर प्लेन कितनी होती है, 45 डिग्री में होती है, और उसकी कौन सा फ्रैक्चर होता है, कब कौन फ्रैक्चर होता है। अब डक्टाइल मटेरियल में शियर स्ट्रेंथ हमारी सबसे कम होगी, शियर स्ट्रेंथ इज लेस देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लेस देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसको हम लोग याद रखेंगे STC। अब यही चीज ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल फेलियर होता है 90 डिग्री में, याद रखिएगा। डक्टाइल मटेरियल फेल होता है 45 डिग्री में, इसमें कोई भी नेकिंग फॉर्म नहीं होता है। इसमें आपको याद रखना है TCS, ठीक है, तो TSC, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लेस देन शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ इज लेस देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सिलेंड्रिकल बार। अब हमको पता है सिलेंड्रिकल कैसा होता है, तो इस ढंग का हमारा सिलेंड्रिकल होता है। अब यहाँ पे देखिए एक ही लेंथ है और 2 डायमीटर है, तो हम लोग लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ डायमेट्रिक स्ट्रेन। अब यही चीज आपको पूछा जाएगा स्फेयर में, तो स्फेयर में हमारा क्या रहेगा, 3 टाइम्स ऑफ डायमेट्रिक स्ट्रेन। फिर 15th क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट के कारण आपको डिफ्लेक्शन या तो चेंज इन इलोंगेशन आपको बोला जाएगा, तो डेल्टा एल इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, WL²/2E लिखेंगे। W मतलब वेट, L मतलब लेंथ, E मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हमारा बोला जाएगा चेंज इन लेंथ कोनिकल बार का निकालो, तो कोनिकल बार में हमारा वैल्यू हो जाएगा W²/6E, मतलब क्या, 1/3 ऑफ इट्स ओन वेट। 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओन वेट से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी W²/6E आ जाएगी। फिर हमारा 17th वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राइएक्सियल लोडिंग। अब यहाँ पे बात कर रहा है ट्राइएक्सियल लोडिंग, मतलब क्या, स्ट्रेस हमारी x डायरेक्शन में भी लगेगी, y डायरेक्शन में भी लगेगी और z डायरेक्शन में भी लगेगी। तो आपको याद रखना है सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z डिवाइडेड बाई E, ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू लिख देंगे। यही चीज पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन अंडर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग में हमारा सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z हमारी सिग्मा के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा लिखेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 सिग्मा बाई ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू। तो इस ढंग से आपको सॉल्व करना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा लोडिंग है, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग है या तो ट्राइएक्सियल लोडिंग है। फिर हमारा 18th है यूनिएक्सियल लोडिंग। अब यूनि मतलब एक का बात कर रहा है, मतलब स्ट्रेन हम x डायरेक्शन में निकालेंगे, y डायरेक्शन में निकालेंगे और z डायरेक्शन में निकालेंगे। x डायरेक्शन में बोलता है तो चेंज इन लेंथ आप बोलेंगे, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ बोलेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा x/E लिख सकते हैं। इसी तरह y डायरेक्शन में बोलेगा तो हम लोग विड्थ लिखेंगे, चेंज इन विड्थ बाय ओरिजिनल विड्थ, इसमें हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे -μ सिग्मा x/E। अगर z डायरेक्शन में बोला है तो चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर, मतलब -μ × सिग्मा x डिवाइडेड बाई E।
अब सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड स्ट्रेन का, तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। डेल्टा एल हमारा चेंज इन लेंथ, डेल्टा बी मतलब चेंज इन विड्थ, डेल्टा डी मतलब चेंज इन डेप्थ। फिर हमारा ट्राइएक्सियल लोडिंग इन रेक्टेंगुलर पैराप्लेट। अब यहाँ पे ट्राइएक्सियल लोडिंग मतलब एक्स और वाई और जेड तीनों देखना है, ठीक है। तो स्ट्रेन हम लोग एक्स डायरेक्शन में क्या लगाएंगे कि स्ट्रेस हमारा एक्स डायरेक्शन में, तो सिग्मा एक्स बाई ई लिख देंगे माइनस, अब क्या बचा म्यू के साथ सिग्मा वाई बाई ई एंड म्यू के साथ हमारा सिग्मा जेड बाई ई। अगर एक्स डायरेक्शन में तो डेल्टा एल बाई एल होगा। इसी तरह वाई डायरेक्शन में तो पहले वाई की वैल्यू लिख दीजिए, सिग्मा वाई वाई लिख दिए। अब जो क्या बचा एक्स और जेड बचा, तो म्यू के साथ आप लिख दीजिए। अगर जेड डायरेक्शन में सिमिलर जेड लिख दीजिए और म्यू की वैल्यू क्या बचा एक्स और वाई बचा लिख दीजिए। यहाँ पे टेंसाइल रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे, कंप्रेसिव रहेगा तो निगेटिव लेंगे। फिर हमारा होता है 20 स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी किसको बोलते हैं? इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज स्ट्रेन। अब स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं यू से डिनोट करते हैं, यू इक्वल टू 1/2 पी इंटू डेल्टा। पी हमारा लोड अप्लाइड है, डेल्टा मतलब इलोंगेशन है। इन टर्म्स ऑफ टॉर्क लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं 1/2 टी इंटू थीटा लिख सकते हैं, और इसका हमारा रिलेशन क्या होगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू वी। रेजिलेंस इज सिमिलर टू हमारा स्ट्रेन एनर्जी रहेगा, सेम ही हम लोग लिखते हैं 1/2 पी इंटू डेल्टा लिखते हैं, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू वी। फिर हमारा 22 प्रूफ रेजिलेंस। अब प्रूफ रेजिलेंस में आपको याद रखिएगा मैक्सिमम एनर्जी वर्ड आएगा, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्बिंग द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, हमारा इलास्टिक रीजन में उसे हम लोग प्रूफ रेजिलेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा ई का स्क्वायर, नीचे में 2e इंटू वी लिख सकते हैं। अब मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोला जाएगा तो प्रूफ रेजिलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम उड़ जाएगी तो क्या बचेगा हमारा सिग्मा ई का स्क्वायर बाय 2e। और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस को क्या लिख सकते हैं 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा थर्मल स्ट्रेस। अब थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कोई हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मटेरियल हमारी क्या होगी एक्सपांड होगी, और टेम्परेचर घटेगा तो हमारी मटेरियल कैसी होगी कॉन्ट्रैक्ट होगी। अगर हम लोग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों को प्रिवेंट कर दिए हैं तब जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा उसे हम लोग बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। मतलब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हमारा प्रिवेंटेड रहेगा, उसके बाद जो हमारा स्ट्रेस डेवलप्ड होगा उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। अगर हम लोग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंटेड नहीं करते हैं, अगर हम लोग फ्रीली कर देते हैं तो बोलेंगे कोई स्ट्रेस डेवलप्ड नहीं होगा। तो डेल्टा एल इक्वल टू लिखेंगे एल इंटू अल्फा इंटू टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि टेंसाइल स्ट्रेस है या कंप्रेसिव स्ट्रेस है। अगर टेम्परेचर ऑफ बार हमारी बढ़ रही है, टेम्परेचर ऑफ बार बढ़ रही है तो हमारे एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, उसको हम लोग रोक देते हैं। एक्सपेंशन रोक देंगे तो डेवलप कौन सा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। अगर टेम्परेचर घट रही है तो मटेरियल क्या होगी कॉन्ट्रैक्शन होगी, अगर कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंटेड कर देंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगी। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन को हम लोग एल अल्फा टी डिवाइडेड बाय एल लिखते हैं, एल एल कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा हमारा अल्फा टी बचेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 26 थर्मल स्ट्रेस इन बार ऑफ टैपरिंग सर्कुलर सेक्शन। टैपरिंग सर्कुलर सेक्शन मतलब क्या, 2 डायमीटर रहेगा, एक हमारा बड़ा रहेगा एक हमारा छोटा रहेगा। तो जब भी मैक्सिमम स्ट्रेस बोलता है तो हम लोग लिखेंगे d1 बाई d2, मतलब बड़ा डायमीटर डिवाइडेड बाय छोटा डायमीटर। अगर आपको मिनिमम स्ट्रेस बोलेगा तो अल्फा टी तो लिखना है, लेकिन आपको छोटा बाय बड़ा लिखना है d2 बाय dm। d1 क्या है डायमीटर ऑफ लार्जर एंड, d2 क्या है डायमीटर ऑफ स्मॉलर एंड। फिर 27 थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। 2 बार है कंपोजिट बार है तो उसकी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा P1 इक्वल टू P2, तो इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू A1 इक्वल टू सिग्मा 2 बाई A2 लिख सकते हैं। अगर स्ट्रेन के टर्म में लिखना है तो लिखेंगे T ब्रैकेट में अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन लिखना है तो सिग्मा 1 बाई E1 इक्वल टू E2 लिखना है सिग्मा 2 बाई E2। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को हम लोग लिखते हैं लोड बाय एरिया। सडनली बोलेगा तो 2 टाइम्स ऑफ लोड बाय एरिया। इम्पैक्ट बोलेगा तो P बाय A ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2EH बाय रो एल। तो इससे आपको रेशियो पूछा जाता है, रेशियो ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड टू सडनली अप्लाइड लोड, या तो रेशियो ऑफ सडनली अप्लाइड टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो इस ढंग से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अब आपको पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसकी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा होती है एल्युमिनियम की, फिर होती है ब्रास की, फिर होती है हमारी कॉपर की, फिर स्टील की। कॉपर एंड स्टील की हमारी थर्मल एक्सपेंशन बराबर ही होती है। तो कभी कभी आपको पूछा जाएगा कैसे याद रखना है ABCS, कैसे याद रखना है ABCS। A मतलब एल्युमिनियम, B मतलब ब्रास, C मतलब कॉपर, S मतलब स्टील। अब यहाँ पे 30 हमारी है यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस मतलब लोड बाय एरिया। तो यील्ड स्ट्रेस मतलब क्या, यील्ड लोड बाय एरिया। अगर अल्टीमेट स्ट्रेस बोला गया है तो अल्टीमेट लोड बाय एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछा गया है तो ब्रेकिंग लोड बाय एरिया। अब परसेंटेज इलोंगेशन निकालने बोलेगा तो फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ।
माइल स्टील में हमारी इलोंगेशन कितनी होगी, 23 से 25% होगी। अगर रिडक्शन इन एरिया बोला गया है तो ओरिजिनल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। माइल स्टील में रिडक्शन एरिया कितनी होती है, 40 से 65% होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा गेज लेंथ। गेज लेंथ कैसे निकालेंगे, तो 5.65 अंडर रूट ऑफ ओरिजिनल एरिया। तो इस ढंग से आपको निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 से 30 फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।